हेलो एवरीवन, मैं हूं कुणाल। स्वागत है आपका कोहली क्लासेज में। हम लोग एसपीडी से देख रहे थे बिहार करंट अफेयर, शुरू से लेकर पेज नंबर 1 से लेकर हम लोग इसे देखेंगे पेज नंबर 43 तक। 43 के बाद क्या है, वन लाइनर है जिसे मैंने पहले ही कंप्लीट करवा दिया है। फिर उसके बाद क्या था, एमसीक्यूज़ था, लगभग 1200 था उसमें क्वेश्चन, तो उसे भी मैंने कंप्लीट करवा दिया। अगर आप लोग नहीं देखें तो हमारे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ये हमारा जो आज होगा ये तीसरा वीडियो होगा। इससे पहले 2 वीडियो भी अपलोड कर दिया है। और पिछले क्लास में हम लोग देखे थे क्या, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे बिहार बजट 2023 और 24। चलिए शुरू करते हैं। 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिहार बजट प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2023-24 के बजट का कुल आकार 2,61,885.40 करोड़ रुपया का है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट आकार 2,37,691.19 करोड़ रुपये से कितना अधिक है, तो 24,194.21 करोड़ रुपया अधिक है। बजट आकार में पिछले साल की तुलना में 10.18% की वृद्धि हुई है। तो इतना वृद्धि किया गया, लगभग 10% का। 2021-22 में वैश्विक आर्थिक विकास दर कितना रहा, तो ये 6% रहा वास्तविक। 2021-22 में देश का आर्थिक विकास दर वास्तविक 8.7%। और 2021-22 में बिहार की विकास दर कितना रहा, तो लगभग 11 मान सकते हैं, 10.98%। और 2022-23 में बिहार की विकास दर तो 10.34% अनुमानित है। अगर वहीं बात करें 2023-24 में बिहार की विकास दर, तो ये अनुमान किया गया कितना, 15.24%, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। चलिए, विकास दर के मामले में बिहार का देश में स्थान तीसरा है। पहला स्थान आंध्र प्रदेश जो 11.4%, दूसरा स्थान राजस्थान 11.4% का है। बिहार सरकार को सर्वाधिक रुपया केंद्रीय करों में राज्य के अंश से प्राप्त होता है, जो 39.20% है। बिहार सरकार को सर्वाधिक रुपया सामाजिक सेवाओं पर खर्च होता है, जो 38.14% है। इसके बाद सामान्य सेवाओं कितना है, 28.38% खर्च होता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों में जो राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा रहा वो कितना रहा, 81% मान सकते हैं, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में 82.69% अनुमानित था। वित्तीय वर्ष 2023-24 की कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का हिस्सा 71.79% रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा 2021-22 में जीएसडीपी का 3.71% वास्तविक रहा। और राजकोषीय घाटा कितना रहा 2022-23 में, जीएसडीपी का 3.47%, ये अनुमानित। और राजकोषीय घाटा 2023-24 का जीएसडीपी का 2.98%, ये भी अनुमानित है, क्योंकि ये अनुमान लगाया जाता है कि कितना रहेगा। आगे देखें तो राजस्व बजट है वो कितना रहा, ये रहा जीएसडीपी का 0.52%। 2023-24 का बजट 8 सूत्री प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। तो कौन कौन सा ये हो गया 8 सूत्री प्राथमिकताओं, तो ये होगा युवा एवं रोजगार, अनवरत महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक कल्याण, पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण, कृषि एवं ग्रामीण विकास, हरित विकास, आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास। और लास्ट क्या हो गया, ये हो गया शहरी विकास। तो टोटल कितना हो गया, इसमें 8 सूत्र का बात किया गया, इसमें प्राथमिकता दिया गया 23-24 में। बिहार का वित्तीय वर्ष 2023-24 एक दृष्टि में इसको देख लेते हैं हम लोग।
मध्य 2022-23 बजट अनुमान करोड़ रुपया में। कुल प्राप्तियां, तो कुल प्राप्तियां कितना, 2,62,000 कितना, 1 मिनट, 2,62,085.40 करोड़, ये होगा कुल प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां, तो राजस्व प्राप्तियां कितना हो गया, 2,12,326.97 करोड़। राज्य का अपना कर राजस्व, तो राज्य का अपना जो कर है उसमें से कितना है राज्य का, तो राज्य का हो जाएगा 49,700। राज्य के गैर कर राजस्व, तो गैर कर कितना हो जाएगा, ये हो 6,511.74 करोड़। सारा की आंकड़ा किसमें है, करोड़ रुपया में है। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, तो केंद्रीय करों में जो राज्य का हिस्सा है ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 1 लाख लगभग, 1 मिनट, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो राज्य का हिस्सा केंद्र में 1 लाख, उसके बाद हो जाएगा 2,737.26 करोड़। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, तो केंद्र सरकार जो अनुदान कर देगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 53,377.92 करोड़। पूंजीगत प्राप्तियां, तो पूंजीगत प्राप्तियां कितना है, तो पूंजीगत प्राप्तियां 49,758.44 करोड़। उधारियां, तो उधारियां कितना है, ये देखिए 47,451। ऋणों की वसूली से, तो ऋणों की वसूली से कितना, 431.91 करोड़। कुल व्यय अगर हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग प्राप्तियां देख लिए, अब हम लोग बात करेंगे कुल व्यय। तो कुल जो खर्च होगा ये कितना होगा, 2,61,885.40 करोड़, जिसमें से राजस्व व्यय कितना है, तो राजस्व व्यय है आपका 2,07,848 करोड़, और पूंजीगत जो व्यय है ये है 54,037.40 करोड़। राजस्व बचत बात करें तो 4,478.97 करोड़, और राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा कितना है, तो ये हो गया 25,567.83 करोड़। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। रुपया कहाँ से आता है, तो देखिए केंद्रीय करों में राज्य का अंश, ये परसेंटेज में याद रख सकते हैं इसे। केंद्रीय करों में राज्य का अंश कितना आ जाएगा, ये 39.2%। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, तो केंद्र सरकार जो अनुदान देगा वो कितना देता है, वो 20.37%। राज्य सरकार के कर राजस्व 18.96%, लगभग 19 याद रख लीजिए, करीब करीब इसका आंकड़ा है। और लोक ऋण 18.82%, ये भी 19% हो गया लगभग। राज्य का कर विभिन्न राजस्व, तो 2.48%। ऋणों की वसूली से, तो ऋणों की वसूली से 0.16%। तो ये हो गया पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ कहाँ जाता है या कैसे जाता है वो देख लेते हैं हम लोग। जो खर्च होता है ये देखिए, सामाजिक सेवाएं में कितना होता है, ये बिहार का 38.14%। सामान्य सेवाएं में ये हो गया 28.38%। आर्थिक सेवाएं में 24% हो गया। और लोक ऋण की बात करें तो 9%। ऋण और पेशगिरियों को, जो पेशगिरियों दिया जाता है पेंशन वगैरह में, 0.47%। और सहायता अनुदान और अंशदान, तो ये हो गया 0.01%। आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय जो पार्ट 2 है, वित्त वर्ष 2023-24 में, इससे संबंधित देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया, इसमें क्या ऐड किया गया आगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 में आत्मनिर्भर सात निश्चय योजना जो 2 है 2020 से 25 के लिए के अंतर्गत कुल 5,000 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया। अर्थात इसके लिए कितना किया गया, 5,000 करोड़ का। इसमें क्या था, पहला इसमें था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो राज्य के प्रत्येक पॉलिटेक्निक संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए वर्ष 2023-24 में तो कितना रुपया का ये किया गया प्रावधान, ये 90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना हेतु वर्ष 2023-24 में 550 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सारा इम्पोर्टेंट है, ये डाटा सब याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ सकता है आपका बीपीएससी एग्जाम में देखने को मिल सकता है यहाँ से क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा था सशक्त महिला, सक्षम महिला। राज्य की महिलाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना हेतु वर्ष 2023-24 में कुल 250 करोड़ एवं उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2023-24 में 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हर खेत तक सिंचाई का पानी, इसके तहत क्या किया गया, जल संसाधन विभाग के द्वारा सिंचाई संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु 2023-24 में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। कृषि विभाग द्वारा सामूहिक नलकूप योजना, ट्रीचिंग योजना, शुष्क बागवानी योजना एवं पक्का चेक डैम योजना हेतु वर्ष 2023-24 में 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। चौथा देख लेते निश्चय, यह स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। सभी गांव में प्रत्येक वार्ड में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। इसके लिए वर्ष 2023-24 में 392 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य के पशुपालकों एवं मछली पालकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। वर्ष 2023-24 में इस हेतु तो 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पांचवा निश्चय बात करें तो स्वच्छ शहर विकसित शहर। तरल अपशिष्ट प्रबंधों के अंतर्गत 231 नगर निकायों में सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान का कार्य प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2023-24 में इसके लिए 124 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 15 जिलों में एक प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाई की स्थापना लक्षित है और 10 जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण लक्ष्य रखा गया है। वृद्धा आश्रम की स्थापना हेतु 2023-24 में 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जल निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम हेतु कुल 957.51 करोड़ का योजना स्वीकृत की गई है। वर्ष 2023-24 में 216 करोड़ का प्रावधान किया गया इसके लिए। छः नंबर बात करें तो एक मिनट, सुलभ संपर्कता इसके अंतर्गत क्या किया गया है, ग्रामीण पथों की संपर्कता योजना के तहत कुल 1623 पथ प्रस्तावित है, जिनकी लंबाई कितना है 12,250.332 किलोमीटर। वर्ष 2023-24 में इसके लिए 185 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सुलभ संपर्कता हेतु बाईपास निर्माण के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और लास्ट निश्चय अगर बात करें तो ये है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्था विकसित करने हेतु एवं गांव-गांव तक के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा निश्चय के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल कितना 460 करोड़ का प्रावधान किया गया। तो इसके लिए क्या हो गया, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के लिए 460 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। अब हम लोग देखते हैं बजट से संबंधित अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य को।
वित्त वर्ष 2023-24 में 33,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनेगी। 33,000 ग्रामीण सड़क बनाया जाएगा ये किलोमीटर। और ग्रामीण और मुख्य पथों के निर्माण पर 12,371 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती में सोलर ऊर्जा परियोजना का ये किया गया प्रावधान। जल जीवन हरियाली अभियान के लिए वर्षा जल संचय करने वालों को होल्डिंग टैक्स पर 5% का छूट मिलेगा। पशुधन मछली पालन के लिए 525.38 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। जीविका के अंतर्गत अब तक कुल 10,45,000 क्या है लगभग मान सकते हैं 11 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। इससे 1,30,00,000 महिलाओं को जोड़ा गया है। तो जीविका के अंतर्गत कितना किया गया है? 1,30,00,000 महिलाओं को जोड़ा गया है। पुलिस विभागों में 75,543 पदों की मंजूरी मिली है। तो ये 75,000 क्या हो गया? ये पुलिस विभाग में मंजूरी मिल गया पदों के लिए, अर्थात इस पर वैकेंसी किया जाएगा। स्कूलों में 40,506 प्रधान शिक्षक बहाल होंगे। इंजीनियरिंग कॉलेजों में 522 शिक्षक बहाल किए जाएंगे। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए बिहार सरकार कब पूरा करते हैं 10 लाख रोजगार। राज्य में 6 जगह रोपवे बनाया जाएगा। गया के प्रेतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत, ब्रह्मयोनी पर्वत और जहानाबाद के वनावर पर्वत, कैमूर में मंडेश्वरी पर्वत और रोहतास में रोहतासगढ़ किला में रोपवे परियोजना का काम पूरा होगा। चलिए आगे देखते हैं। राज्य के 21 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल बनाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के लिए 16,966.40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात का 40.4% की सीमा रखना है। शिक्षा बजट को बढ़ाकर 40,450.91 करोड़ रुपये कर दिया गया है। बिहार काफ़ी शिक्षा पे ज़्यादा खर्च करता है। चलिए आगे देखते हैं। राज्य के 62 अस्पतालों में क्या है, दीदी की रसोई शुरू की गई है। और साइकिल योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। गया जिले के गुंडेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाई जाएगी। और इस साल बिहार में 3 करोड़ पौधे का पौधारोपण किया जाएगा। राज्य में 17 एथेनॉल इकाई निर्माणाधीन है। तो निर्माणाधीन है 17 एथेनॉल इकाई। यहाँ देख लेते हैं हम लोग 2023-24 में विभागवार उद्व्यय राशि करोड़ में है, ये दिया हुआ। ये पढ़ लीजिए। शिक्षा का देख लीजिए, शिक्षा स्कीम कितना है, कितना % किया जाएगा शिक्षा में, इसे एक बार आप लोग देख लीजिएगा एक एक करके। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक है, बिहार की शासन व्यवस्था। चलिए इसे हम लोग समझते हैं एक एक करके। एक प्रांत के रूप में बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। आगे चलकर 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा एवं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हो गए और एक अलग अलग अपना एक नया राज्य बना। झारखंड संयुक्त बिहार का लगभग 45.85% भाग लेकर अलग हुआ। ये डाटा याद रखिएगा। तो जो झारखंड अलग हुआ था बिहार से, तो कितना प्रतिशत वो एरिया लिया था? तो 45.85%। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप अब बिहार का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा, जबकि
क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां रह गया। बिहार की शासन व्यवस्था है तो प्रशासन को 3 भागों में बांटा गया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका या व्यवस्थापिका की बात करें तो राज्य के विधायिका का नाम विधानमंडल है। संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल का गठन किया जाएगा। तो अनुच्छेद 168 के तहत क्या किया है प्रावधान कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल का गठन किया जाएगा, जो राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, यानी विधान परिषद हो तो मतलब जहाँ विधान परिषद है उसके लिए ये बात कहा गया है, से मिलकर बनता है। तो विधानमंडल जो है आपको क्या क्या चीज़ से मिलकर बना, राज्यपाल और विधानसभा मिलाकर बना, एवं जहाँ पे विधान परिषद है तो वहाँ पे ये विधान परिषद भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, विधानमंडल के अंदर। चलिए, बिहार राज्य में द्विसदनीय विधायिका है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। एक हो गया विधानसभा और एक हो गया विधान परिषद। विधानसभा निम्न सदन होता है और विधान परिषद उच्च सदन होता है। जैसे क्या होगा, जैसे केंद्र में हो गया लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार बिहार में क्या हो गया, विधानसभा हो गया मान लीजिए लोकसभा, और जो राज्यसभा हो गया वो विधान परिषद हो गया। बिहार विधानसभा, इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। इसमें सदस्यों की कुल संख्या 243 है। नवंबर 2000 में बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत एंग्लो इंडियन की एक सीट झारखंड के पास चली गई है। विधानसभाओं के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो विधानसभा का जो कार्यकाल कितना होता है, उसके सदस्यों का कार्यकाल ये 5 वर्ष का होता है। अब विधानसभा के सदस्यों होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष निर्धारित की गई है। विधानसभा के सदस्य बहुमत के आधार पर निर्वाचित होता है। अनुच्छेद 178 के अंतर्गत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। तो विधानसभा के देखिए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति अनुच्छेद 178 के तहत होता है, और अनुच्छेद 179 के तहत विधानसभा अध्यक्ष अपना पद उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए त्याग सकता है। बिहार विधानसभा वर्तमान संरचना, तो कुल सदस्य की संख्या 243, जिसमें से आरक्षित है 40, 38 एससी के लिए हो गया और 2 हो गया किसके लिए, ये एसटी के लिए। और ये 2 कौन कौन सा है, कटोरिया एवं मनिहारी, ये हो गया एसटी के लिए रिजर्व सीट विधानसभा में। आगे देखें तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो स्वतंत्रता के पूर्व कौन थे, विधानसभा के अध्यक्ष प्रथम तो राम दयालु सिंह, और प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष स्वतंत्रता के बाद श्री विंध्येश्वरी प्रसाद वर्मा, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अवध बिहारी चौधरी। प्रथम नेता विपक्ष के एस.के. बागे, वर्तमान नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा। बिहार विधान परिषद के बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। इसमें सदस्यों की कुल संख्या 75 है। बिहार विधान परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 168 एवं 171 के अंतर्गत किया गया है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसका विघटन नहीं होता। जिस तरह राज्यसभा का विघटन नहीं होता, उसी प्रकार विधान परिषद का भी विघटन नहीं किया जा सकता है। ये एक अस्थायी सदन होता है। इसका विघटन नहीं होता, बल्कि इसके तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष क्या है, अवकाश ग्रहण कर लेता है। विधान परिषद के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है। और वहाँ कितना था विधान परिषद के लिए, विधानसभा के लिए था 25 वर्ष, और विधान परिषद के लिए हो गया 30 वर्ष न्यूनतम आयु। विधान परिषद के अध्यक्षता उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सभापति के द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 169 एक जो है इसका सबसेक्शन 1 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन का अधिकार संसद को है। तो अनुच्छेद 169 के 1 के तहत अनुच्छेद 182 के अंतर्गत
विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति की नियुक्ति होती है। तो अनुच्छेद 182 के तहत विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति का नियुक्ति किया जाता है। बिहार विधान परिषद का जो वर्तमान संरचना है उसके बारे में देखते हैं। कुल सदस्यों का संख्या कितना है? 75। निर्वाचित सदस्य संख्या 63, मनोनीत सदस्य हो गया 12 और महिलाओं सदस्यों की संख्या 7। विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? तो विधान परिषद की जो पहली बैठक हुई थी 20 जनवरी 1913 को, और गणतंत्र भारत में पहली बैठक तो 16 फरवरी 1950 को। और प्रथम सभापति कौन था विधान परिषद का स्वतंत्रता से पूर्व? राजीव रंजन प्रसाद सिंह। और प्रथम सभापति स्वतंत्रता के पश्चात श्यामा प्रसाद सिंह। प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी सरोज दास। और वर्तमान सभापति देवेश चंद ठाकुर। और नेता विपक्ष के कौन है? सम्राट चौधरी विधान परिषद में। बिहार विधान परिषद की दलगत स्थिति, मतलब क्या दल की स्थिति है ये दिया हुआ। चलिए ये भी एक बार अपना देख लीजिएगा सब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करेंगे विधायिका देख लिया, अब हम लोग कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे। कार्यपालिका राज्य कार्यपालिका की मुख्य 3 इकाई है। इसके जरिए राज्य स्तर पर शासन कार्य को संपन्न किया जाता है। और कार्यपालिका अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसका मंत्री परिषद। तो सबसे पहले हम लोग राज्यपाल के बारे में देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक अथवा कार्यपालिका का प्रधान होता है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल के प्रमुख वैधानिक प्रमुख होने के बावजूद राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह अनुच्छेद 163 से कार्य करना होता है। अर्थात जो राज्यपाल है वो तो संवैधानिक पद है, लेकिन उसके बाद भी ये क्या है, इसको काम करना पड़ेगा मंत्रिपरिषद के सलाह पे। चलिए आगे देखते हैं। कभी कभी वह अपने विवेकानुसार भी कार्य करता है। कुछ परिस्थितियों में क्या है, राज्यपाल या राष्ट्रपति अपना विवेक अनुसार कार्य करता है, वो संविधान में उसका प्रावधान दिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा वो 35 वर्ष निर्धारित की गई है। राज्यपाल केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच कड़ी का काम करता है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर वह राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलपति चांसलर भी होता है। अब हम लोग देख रहे हैं राज्यपाल की शक्तियां एवं उनके कार्य के बारे में। मुख्यमंत्री मंत्रियों, महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। और विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्यों को मनोनयन अनुच्छेद 333 के तहत करता है। और विधानमंडल की बैठक बुला सकता है और स्थगित कर सकता है तथा इसकी अवधि बढ़ा सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है। ये सब शक्ति है इसके द्वारा, ये राज्यपाल के द्वारा। अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 213 के तहत। और राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही विधानसभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है अनुच्छेद 202 के तहत। किसी व्यक्ति को दंड को क्षमादान एवं निलंबन कर सकता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को परामर्श देता है अनुच्छेद 217 के तहत। हाँ, आगे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत के प्रथम जो राज्यपाल थे लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। और यही सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा कौन थे? ये प्रथम भारतीय थे जो किसी उस समय जो था क्या जो गवर्नर जनरल के काउंसिल में शामिल किए गए थे, डॉक्टर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। स्वतंत्रता पूर्व बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स डेविड शेप्टन हुए। और स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। बिहार का
बिहार के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल उज्ज्वल नारायण सिन्हा। और बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। तो कुल लग चुका है कितना बार? 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन। और बिहार में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो कब लगा था? 1968-69 में। 28 जून 1968 से लेकर 26 फरवरी 1968 पहला लगा था, कुल 242 दिनों के लिए। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो एवं मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। अब हम लोग बात करेंगे मुख्यमंत्री के बारे में थोड़ा। मुख्यमंत्री ही राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। मतलब जो सारा शक्ति रहता है वो जो देखा जाए तो वो मुख्यमंत्री में होता है। जिस प्रकार केंद्र में होता है प्रधानमंत्री के पास, सेम उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री के पास। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त होने पर राज्यपाल स्वविवेक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्ति कर सकता है, बशर्ते हुआ व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होने की योग्यता पूरी करता हो तथा साथ ही उसे 6 माह की अवधि में दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है, अन्यथा उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है सामान्य 5 वर्षों का समानता होता है। मुख्यमंत्री की शक्तियाँ: शासन व्यवस्था को समुचित आधार प्रदान करने हेतु राज्यपाल को क्या है परामर्श देना, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति हेतु राज्यपाल को सिफारिश करना, राजकार्य हेतु विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक नियुक्तियों एवं राज्यपाल को परामर्श देना। मुख्यमंत्री की पदच्युत करना, तो विधानसभा में अल्पमत की स्थिति में कब हट सकता है मुख्यमंत्री? तो अगर उनका अल्पमत हो जाता है। राज्य में राष्ट्रपति जब शासन जब लागू हो जाता है आर्टिकल 1956 के तहत, और विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री 7वीं बार नीतीश कुमार। बिहार की एकमात्र मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी है, जिन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। तो ये महिला मुख्यमंत्री हो गई, एकमात्र महिला। आगे देखते हैं। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री श्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के बीच राष्ट्रपति शासन लागू रहा। तो राष्ट्रपति जो शासन लागू रहा किनके बीच रहा, कब कौन कौन मुख्यमंत्री थे तब रहा? ये भोला पासवान शास्त्री 3 बार इनके समय में, श्रीमती राबड़ी देवी जब थी मुख्यमंत्री तो 2 बार, और जगन्नाथ मिश्रा जब थे, और राम सुंदर दास लालू प्रसाद यादव के समय भी हुए हैं 1-1 बार। चलिए आगे देखते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। 91 संविधान संशोधन अधिनियम जो 2013 के तहत प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक सदस्य मंत्रिपरिषद में नहीं हो सकती है। मंत्री ये देख लीजिएगा, याद रखिएगा। मंत्रिपरिषद में मुख्यतः 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन? तो एक हो गए मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार, और एक होते हैं उप मंत्री। मंत्रिपरिषद के मुख्य कार्य, तो मंत्रिपरिषद का जो मुख्य कार्य होता है विधायिका द्वारा निर्मित कानून को लागू करना और राज्य के प्रशासनिक नियुक्तियों में राज्यपाल को परामर्श देना, राज्य का बजट तैयार करना, टैक्स में कमी या बढ़ोतरी करना। तो ये सब काम है मंत्रिपरिषद के मुख्य कार्य, ये सब हो गए। अब हम लोग देखेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका शासन का तीसरा प्रमुख अंग है।
संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है, परंतु अनुच्छेद 231 के तहत संसद के पास यह अधिकार है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। बिहार राज्य के न्याय व्यवस्था के लिए पटना उच्च न्यायालय है और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुई। संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों अपने पद पर 62 वर्ष की उम्र तक बने रहते हैं। तो जो हाई कोर्ट का हो गया जज का कितना हो गया कार्य आपका रिटायरमेंट कब हो गए 62 साल के बाद ही हो गए। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को खंडपीठ कटक को भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत हुई थी। ब्रिटिश भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर एडवर्ड मायनार्ड जेम्स चामियार थे और स्वतंत्र भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल थे। ऐसा इसका नाम है। चलिए, आधा इंग्लिश और आधा हिंदी। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी पटना के विनोद चंद्रन। चलिए आगे देखते हैं। हम महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल और एक होता है एडवोकेट जनरल। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त उसे कर देता कौन राज्यपाल। और यह राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो कानून अधिकारी होता है लॉ से रिलेटेड ये वो सबसे ऊंच यही होता महाधिवक्ता। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार है, किंतु मत देने का अधिकार नहीं है। तो महाधिवक्ता जो है वो संसद में बोल सकता है लेकिन वो मत वहाँ नहीं दे विधानसभा में बोल सकता है लेकिन वो मत नहीं दे सकता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के पश्चात पर्याप्त पद पर बने रहते हैं। इसका मतलब ये होगा जब चाहेंगे तो उसे कौन हटा सकता है तो राज्यपाल हटा सकता है। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था या ढांचा हम लोग देखेंगे। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था का विभाजन भौगोलिक एवं प्रशासनिक दायित्वों के आधार पर किया गया है। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था राज्य कार्यपालिका के अधीन होती है। प्रशासन की सुविधा के लिए इसे 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। प्रमंडल, जिला, अनुमंडल, प्रखंड और लास्ट में ग्राम पंचायत। राज्य के इन सभी प्रशासनिक इकाइयों का संचालन एवं उनके बीच समन्वय करने के लिए सचिवालय का गठन किया गया है। सचिवालय राज्य प्रशासन का प्रधान केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है। सचिवालय मुख्यमंत्री एवं मंत्री मंडल के नीचे आता है जो राज्य प्रशासन की शीर्ष संस्था है। वर्तमान में इसके अंतर्गत 44 विभाग हैं। ये सब इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। सचिवालय का जो प्रधान होता है वो सचिव होता है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। जो IAS अधिकारी वगैरह हो गए ये होते हैं। सचिवालय का मुख्य कार्य नीति निर्धारण, निर्देशन एवं क्रियान्वयन है। बिहार में सचिवालय का गठन 1912 ईस्वी में किया गया था। प्रमंडल डिवीजन बात करें तो कई मंडल या जिलों को मिलाकर एक प्रमंडल बनता है। इसका सबसे निचला जो उच्च अधिकारी जो होता है वो आयुक्त कमिश्नर होता है और इसकी सहायता हेतु अनेक अपर आयुक्त तथा अन्य अधिकारी होते हैं। बिहार में 9 प्रमंडल है। कौन कौन से हैं 9 प्रमंडल? तो ये है कोसी, दरभंगा, तिरहुत, सारण, भागलपुर,
मगध, पटना, पूर्णिया और मुंगेर। कोसी प्रमंडल बिहार राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में कोसी, बस हम लोग ये समझ लेते हैं कोसी प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा। हम लोग देखे थे ना पिछले में, वो देख लेंगे। मधेपुरा, सहरसा, सुपौल इस प्रमंडल के प्रमुख जिले हैं। इस प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? ये सहरसा है। और दरभंगा प्रमंडल बात करें तो कोसी प्रमंडल के पश्चिम में और तिरहुत प्रमंडल के पूर्व में दरभंगा प्रमंडल स्थित है। इसके अंतर्गत दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर 4 जिले सम्मिलित हैं। इस प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो दरभंगा है। तिरहुत प्रमंडल, तो तिरहुत प्रमंडल सारण प्रमंडल के पूर्व में और दरभंगा प्रमंडल के पश्चिम में तिरहुत प्रमंडल स्थित है। इस प्रमंडल में मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण जिले शामिल हैं। इस प्रमंडल का मुख्यालय जो है वो मुजफ्फरपुर है। सारण प्रमंडल बिहार के उत्तर पश्चिम में तिरहुत प्रमंडल के दक्षिण पश्चिम में सारण प्रमंडल स्थित है। इसके अंतर्गत सारण, सिवान और गोपालगंज जिले शामिल है। इसका मुख्यालय छपरा में है। 5वां देखें भागलपुर प्रमंडल के बारे में। भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत भागलपुर और बांका जिला शामिल है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये भागलपुर है। मगध प्रमंडल गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल जिला सम्मिलित है। इसका मुख्यालय गया है। पटना प्रमंडल, इस प्रमंडल के अंतर्गत पटना, नालंदा, रोहतास, सासाराम बोले तो भोजपुर, कैमूर, बक्सर जिले सम्मिलित है। इसका मुख्यालय पटना में है। पूर्णिया प्रमंडल, इसके अंतर्गत पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिले शामिल है और इसका मुख्यालय पूर्णिया में है। मुंगेर प्रमंडल, इसके अंतर्गत मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय जिला शामिल है और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंगेर में। अब हम लोग देखते हैं जिला। प्रमंडल देख लिया, मंडल देखेंगे। जिला क्षेत्रीय प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। कई अनुमंडलों से मिलकर एक जिला या मंडल बनता है। जिला का जो प्रमुख या सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो कलेक्टर या जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम होता है। वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। 38वां जो नवनिर्मित जिला है वो है अरवल और अभी हाल में प्रस्तावित जो जिला है 39वां वो बाढ़ है। और मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अनुमंडल सब डिवीज़न, कई प्रखंडों को मिलाकर एक अनुमंडल बनाया जाता है। अनुमंडल का सबसे बड़ा अधिकारी अनुमंडलीय पदाधिकारी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जिसे एसडीएम हम लोग कहते हैं, होते हैं। इस पर प्रखंडों के सर्किल अफसर पर नियंत्रण एवं निगरानी का दायित्व होता है। अनुमंडल पदाधिकारी का मुख्य कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण के साथ साथ अनुमंडल में केंद्र राज्य जिलों से आने वाले विशेष व्यक्तियों की सुरक्षा का प्रबंधन करना होता है। वर्तमान में बिहार के अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो 101 है। अब थोड़ा हम लोग देखेंगे प्रखंड, अंचल जिसे ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक के बारे में। कई गांवों को मिलाकर एक प्रखंड बनता है जिसमें कई ग्राम पंचायतें होती है। प्रखंड का प्रधान प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ होता है जो प्रखंड के भौगोलिक क्षेत्र में कल्याण एवं विकासात्मक कार्यों को देखभाल करता है। अंचलाधिकारी सीओ का जो मुख्य कार्य भू राजस्व वसूली, भू रिकॉर्ड तथा सरकारी एवं अधिग्रहित भूमि का देखरेख करना होता है। वर्तमान में बिहार में 534 प्रखंड है। ग्राम पंचायत, सबसे नीचे ग्राम पंचायत राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। गांव का प्रबंध एवं सुधार ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु है 21 वर्ष होनी चाहिए। बिहार में पंचायतों की कुल संख्या 8,386 है।
बिहार में नगरीय प्रशासन या स्वशासन देखते हैं तो भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1992 में नगरीय स्वशासन को भाग 9 के क में शामिल किया गया। तो भाग 9 के क में शामिल किया गया, जिसमें अनुच्छेद 243 थ के तहत समानतः 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का होना सुनिश्चित किया है। तो वो कौन कौन से हैं देखते हैं। नगर निगम बड़े नगरीय क्षेत्र हेतु, नगर परिषद बड़े नगरीय क्षेत्र होती हुई है, और नगर पंचायत ग्रामीण से नगर स्तर में परिवर्तन होने वाला जो क्षेत्र है नगर पंचायत बनता है। आगे देखते हैं। नगर पालिका का गठन समानतया कितना आबादी पे होता है, ये होता है 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में की जाती है ये नगर पालिका का गठन। वर्तमान में बिहार में 19 नगर निगम है। नगर निगम अस्थायी समिति होता है जिसका प्रमुख को क्या कहा जाता है, महापौर कहा जाता है। नगर पंचायत के विभिन्न अंगों के रूप में नगर अध्यक्ष एवं नगर कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं। नगरीय प्रशासन हेतु नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत का मुख्य कार्य अपने अपने स्तर पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कार्यों का संचालन करना होता है। साथ ही साथ स्वच्छता बनाए रखने हेतु जल नल का प्रबंधन करना तथा आवागमन के मार्गों को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करना होता है। पटना नगर निगम, तो देख लेते हैं हम लोग पटना नगर निगम के बारे में। पटना शहर में नगर निगम के लिए बिहार सरकार द्वारा 1951 में पटना नगर निगम अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत 15 अगस्त 1952 ईस्वी को पटना नगर निगम की स्थापना की गई। नगर निगम का प्रमुख मेयर होता है। पटना नगर निगम का एक मेयर तथा एक उपमेयर होता है। मेयर पटना शहर का प्रथम व्यक्ति होता है। वर्तमान में बिहार नगर निगम बिल 2007 के अनुसार पटना नगर निगम के मेयर का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए किया गया है। पटना नगर निगम के आय का स्रोत विभिन्न प्रकार का कर, शुल्क एवं सरकारी अनुदान है। नगर पालिका में समान प्रतिनिधित्व के लिए नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। बिहार के नगर निगम का नाम, जिला, प्रमंडल और वार्ड संख्या। पटना नगर निगम पटना है इसका जिला, प्रमंडल पटना और 75 वार्ड है इसमें। ये देख लीजिएगा अपने अपने शहर के हिसाब से, बस पटना कम से कम याद रख लीजिए। पटना कितना है वार्ड, 75। बिहार का पहला नगर निगम पटना नगर निगम है। 19वां नगर निगम सहरसा एवं 18वां जो नगर निगम है वो सीतामढ़ी है। शहर का प्रथम नागरिक महापौर मेयर होता है और जिला का प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। बिहार में राष्ट्रपति शासन, तो समय देख लीजिए 1968 में कब लगा था, 28 जून 1968 से लेकर ये लगा था 1969 में भोला पासवान शास्त्री के समय में। नित्यानंद कानून को राज्यपाल था उस समय। फिर देखिए 1969 से 1970 में भी भोला पासवान शास्त्री, फिर 1972 से 72 में ये भोला पासवान शास्त्री, नित्यानंद कानून को और देवकांत बउरा ये राज्यपाल थे। और 1977 में जगन्नाथ मिश्रा के समय में और जगन्नाथ कौशल राज्यपाल थे। और 1980 में राम सुंदर दास मुख्यमंत्री के शासनकाल में और AR किदवई राज्यपाल थे बिहार के। 1995 में लालू प्रसाद यादव के समय में AR किदवई और 1999 में श्रीमती राबड़ी देवी के समय में सुंदर सिंह भंडारी राज्यपाल और 2005 में श्रीमती राबड़ी गांधी के समय में
श्री भुट्टा सिंह राज्यपाल बिहार के थे उस समय। अब बिहार पंचायती राज, अब हम लोग देख लेते हैं बिहार पंचायती राज के बारे में। बिहार में ग्राम पंचायतों के गठन हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद 1947 में बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों ने 1949 में विधिवत अपना कार्य प्रारंभ किया। वर्ष 1969 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर बिहार पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया तथा उनके सुझावों को स्वीकार कर बिहार में पंचायतों को त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करने का निर्णय किया गया। तो जो बिहार में त्रिस्तरीय व्यवस्था है पंचायत का, तो पहला क्या होगा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये हो गया ग्राम पंचायत के स्तर पर, प्रखंड के स्तर पर, और ये जिला के स्तर पर। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के तहत अस्तित्व में आई है, जिसको 17 फरवरी 1962 को कानून का दर्जा दिया गया। बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, जिसमें 29 विषय हैं और जिसका वर्णन राज व्यवस्था की संरचना को जिसका वर्णन अनुच्छेद 243 के जी के तहत की गई है। इसी संदर्भ में राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना को अत्यधिक प्रभावी बनाने हेतु बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 पारित किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था कायम की गई है। इस अधिनियम के कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन कार्य का प्रावधान, ग्राम सभा न्यूनतम जनसंख्या 250 का राज्य में गठन अनिवार्य है और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर पंचायत समिति और उच्च स्तर पर जिला परिषद का गठित करने का प्रावधान किया गया है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का विवरण: जिला परिषद संख्या 38, पंचायत समिति 534, ग्राम पंचायत 8387, ग्राम पंचायत सदस्य कितना है 1,14,491, पंचायत समिति सदस्य कितना हो गया 11,497, जिला परिषद सदस्य 1161, ग्राम पंचायत सचिव 3701, न्याय मित्र 6,947, ग्राम कचहरी सचिव 7,474, जिला पंचायती राज अधिकारी 38 और प्रखंड पंचायती राज अधिकारी 528, ग्राम कचहरी सदस्य 1,14,691। वहीं अगर हम लोग देखें ग्राम पंचायत को, तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम जो उम्र है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत स्तर पर महिलाओं को भागीदारी बढ़ाने के हेतु बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 50% सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया। बिहार में ग्राम पंचायत के 6 विभाग होते हैं, जैसे ग्राम सभा, कार्यकारिणी समिति, ग्राम रक्षा दल, ग्राम सेवक, मुखिया एवं ग्राम कचहरी। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की विधायिका कहा जाता है, जिसकी सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होनी अनिवार्य है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जबकि साल में 4 बार बैठक बुलाने का प्रावधान किया गया, तो मिनिमम 2 बार तो होना ही चाहिए। अब देखेंगे हम लोग पंचायत समिति के बारे में। बिहार में प्रखंड ब्लॉक स्तर पर प्रशासन को संचालित करने के लिए पंचायत समिति का गठन किया गया है। पंचायत समिति का प्रधान जो होता है वो प्रखंड प्रमुख होते हैं और पंचायत समिति की कार्य अवधि 5 वर्ष की होती है।
पंचायत समिति के सदस्यों में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होते हैं पंचायत समिति में? प्रत्येक 5000 की आबादी पर एक सदस्य, उस प्रखंड के ग्राम पंचायतों के मुखिया, घोषित प्रत्येक प्रखंड में विधानसभा के क्षेत्र के विधायक और घोषित लोकसभा क्षेत्र के सांसद और पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही प्रमुख और उप प्रमुख को चुनते हैं। पंचायत समिति के बैठक का आयोजन 2 माह में कम से कम एक बार निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। वर्तमान में बिहार में पंचायत समितियों का कुल संख्या 534 है। अब लिखते हैं हम लोग जिला परिषद के बारे में। जिलों में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च स्तर पर प्रशासनिक कार्यवाही हेतु जिला परिषद होती है। लगभग 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद का सदस्य होता है, जिन्हें जिला पार्षद कहा जाता है। जिला पार्षद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जिला पार्षद का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है और बिहार में जिला परिषदों की बैठक अनिवार्यतः एक वर्ष में 4 बार होता है। बिहार में वर्तमान में 38 जिला परिषद हैं और इसमें सभी पंचायत समितियों के प्रमुख शामिल होते हैं। जिला परिषद का मुख्य कार्य जिला स्तर पर आपदाओं से राहत एवं सुरक्षा प्रदान करना होता है। सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का दायित्व जिला परिषद को ही होता है। चलिए आज हम लोग यहीं तक देखते हैं बिहार का शासन व्यवस्था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।